हजारा डिवीजन की पहली सीएसएस करने वाली खातून आयशा माजिद तनोली, जिन्होंने सीएसएस का इम्तिहान दूसरी अटेम्प्ट में पास किया और अब इनकी फॉरेन सर्विसेज के लिए एलोकेशन हो चुकी है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा टफ दो सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, इंग्लिश एसे और प्रेसी। वो मेरे पास थे। दूसरी अटेम्प्ट जब मैंने दी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाई कर लिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात हजारा डिवीजन की पहली सीएसएस करने वाली खातून आयशा माजिद तनोली साहिबा से करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने सीएसएस का इम्तिहान दूसरी अटेम्प्ट में पास किया और अब इनकी फॉरेन सर्विसेज के लिए एलोकेशन हो चुकी है। हजारा डिवीजन की बात करें, वो एक ऐसा डिवीजन है जहां पर तालीम की कोई इतनी खास सहूलियात नहीं है। ख़वातीन वहाँ की बामुश्किल ही मैट्रिक कर पाती हैं। ऐसे माहौल में एक खातून का निकलना और सीएसएस करके इतने बड़े मुकाम तक पहुँचना, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? इन्होंने तैयारी कैसे की? क्या इन्होंने भी बाकी सीएसएस एस्पायरेंट्स की तरह खुद को कमरे में बंद किया, तैयारी करने के लिए लोगों से बातचीत बंद कर दी? कहाँ से अकेडमी की? तो ये सारी तैयारी के हवाले से इनसे जानते हैं और आगे जो इनका जो करियर है वो किस तरह बिल्ड होने वाला है, इनसे जान लेते हैं। हुआ बेसिकली इस तरह से था कि मेरी स्कूलिंग डिफरेंट स्कूल से होती रही, क्योंकि मैं ट्रैवल करती रहती थी सिंस माय फादर वाज इन आर्मी। लेकिन अगर हज़ारा डिवीज़न की बात की जाए तो वहाँ पे स्कूल्स कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि शुरू से बच्चों की करियर काउंसलिंग की जाए और बच्चों को पता हो, एक पाथ सेट किया जाए कि आपने फ्यूचर में ये करना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने सीएसएस करना है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीज़ तो मुझे भी नहीं मिली, क्योंकि मैंने ज़्यादातर टाइम हज़ारा में ही गुजारा। लेकिन क्योंकि मैं एक जॉब कर रही थी, प्राइवेट जॉब थी, उसके दौरान मैंने एक गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट दिया। उसके इंटरव्यू के दौरान एक जो पैनल के हेड थे वो XDC मानसरा रह चुके थे। उन्होंने मुझे ये कहा कि वाई डोंट यू गो फॉर CSS, ये जॉब इट इज़ नॉट फॉर यू। तो तब मैंने ये सोचा कि इन्होंने मुझ में कोई स्पार्क देखा है, कोई पोटेंशियल देखा है, तो वाई नॉट। क्योंकि उससे पहले तक मुझे यूनिवर्सिटी के टीचर्स कहा करते थे कि आप अटैम्प्ट दें, लेकिन मैंने कभी उनकी बात को सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब एक XDC ने कहा तो मैंने सोचा कि अटैम्प्ट देनी चाहिए। ठीक है, आपने तैयारी कहाँ पर की, किस तरह की, कितने अरसे में की और क्या ये आपकी पहली अटैम्प्ट थी? अच्छा, नहीं, ऐसा है कि ये मेरी दूसरी अटैम्प्ट थी। लेकिन जो पहली अटैम्प्ट थी उसके लिए मैंने अकेडमी ज्वाइन की थी। बिल्कुल एग्ज़ाम के बिल्कुल करीब करीब 4 महीने रहते थे एग्ज़ाम होने में। उस टाइम पे मैंने रिटन क्वालिफाई इस तरह से नहीं कर पाई थी कि मैंने 600 मार्क्स का थ्रेश होल्ड क्रॉस कर लिया था, लेकिन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट साइकोलॉजी मैंने ऑप्ट कर लिया था और वो मेरा पेपर ख़राब हो गया था, जिस वजह से मैं रिटन नहीं क्वालिफाई कर पाई थी। लेकिन CSS के जो सबसे ज़्यादा टफ दो सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, इंग्लिश एसे और प्रेसी, वो मेरे पास थे। बाकी सारे 11 सब्जेक्ट्स पास थे। तो इस वजह से मुझे एक मज़ीद मोटिवेशन मिली कि 11 सब्जेक्ट्स पास कर लिए हैं, 600 मार्क्स का थ्रेश होल्ड क्रॉस कर लिया है, तो वाई नॉट गो फॉर इट अगैन। तो पहली अटैम्प्ट के लिए मैंने अकेडमी ज्वाइन की थी, सिर्फ 2 महीने जाके फिर मैंने क्विट कर दिया था। लेकिन दूसरी अटैम्प्ट के लिए फिर मैंने खुद ही सारी तैयारी की घर पे बैठ के, और दूसरी अटैम्प्ट जब मैंने दी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, सीएसएस के लिए कहा जाता है डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, इंग्लिश न्यूज़पेपर और बुक्स रीडिंग और कई तरह की इस तरह की हॉबीज़ होती हैं जिससे आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो आपकी तैयारी में क्या क्या शामिल था अकेडमी के अलावा? आपने क्या अपनी लाइफ रूटीन बना ली, हॉबीज़ क्या आपने बना ली? ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि मैं ये समझती हूँ कि ये एक मिथ है कि डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा लाजमी है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बात बताती हूँ कि न्यूज़पेपर में बहुत कम इस तरह के आर्टिकल्स होते हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जा रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं जो कि पॉलिटिकल होती हैं या फिर बायस्ड होती हैं, जो कि आप पेपर्स में कोट नहीं कर सकते। तो आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी इस तरह की चीज़ें पढ़नी होती हैं जो कि एकेडमिक राइटिंग हो। उसमें फिर या तो आप कंट्रीज़ की वेबसाइट्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स, या फिर रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हैं। पाकिस्तान में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस्लामाबाद स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूट और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मैं अपने चैनल पे भी मेंशन करती रहती हूँ स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए कि आप उनको पढ़ें, बजाय इसके कि जस्ट आप न्यूज़पेपर के साथ स्टक रहें कि वही आपने पढ़ना है। उसके अलावा अच्छी बुक्स बिल्कुल, लेकिन ज़्यादा आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप सिलेबस को फुली कवर करें। वो आपने जिन भी सोर्सेज से करना है, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो इंटरनेट हैं, चाहे वो नोट्स हैं, चाहे वो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, लेकिन फोकस आपका ये होना चाहिए कि सिलेबस पहले आप कवर कर लें। उसके बाद एडिशनली आपने क्या अच्छी बुक्स पढ़नी है जिनको आपने अपने पेपर में कोट करना है, वो एक सेकेंडरी चीज़ आ जाती है। वो करना ज़रूरी है सही, लेकिन वो बाद में, पहले सिलेबस पे फोकस रखना चाहिए। ठीक है, आप ना सिर्फ खुद तैयारी कर रही थी सीएसएस की, बल्कि आप दीगर कई लोगों को, आपके कई स्टूडेंट्स थे, आप अपने यूट्यूब चैनल पे दूसरों को भी सीएसएस की तैयारी करवा रही थी और ऑलमोस्ट 10 to 12
कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स जो CSS पास कर चुके हैं, ये बताएं कि उन्होंने बाद में किया था या आपने पहले CSS पास किया था, और उनको तैयारी करवाते हुए आपको खुद कितनी हेल्प हुई थी? अच्छा, बेसिकली हुआ इस तरह से था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये मशवरा दिया कि तुम खुद तैयारी कर रही हो तो वाई नॉट मेक वीडियोस और उनको चैनल बना के अपलोड कर दो ताकि लोगों की भी हेल्प होना शुरू हो जाए। तो मेरे चैनल पे 1.1 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं और 120 प्लस वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। और मेरे साथ जो अभी लोग हैं 10 to 12 जो आपने मेंशन किए, जो अभी मेरे साथ ट्रेनिंग करेंगे CSA में, वो इस तरह के लोग हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि उन्होंने मेरी वीडियोस देखी और उसके बाद उन्होंने क्वालिफाई किया। तो और बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं। इस दफ़ा के जो मेरे साथ क्वालिफायर्स हैं वो इतने हैं। तो मोटिवेशन यही थी कि लोगों की हेल्प हो जाए, और लोग जब वो वीडियोस देखते थे तो फिर वो मज़ीद फरमाइश भी क्या करते थे कि अब आप मज़ीद वीडियोस बनाएं, इस टॉपिक पे बना लें, इस टॉपिक पे बना लें। तो वो मेरी मोटिवेशन रहती थी, उनकी दुआएं थी मेरे साथ, आई थिंक कि जो आज बाइस बनी है इस सक्सेस का। ठीक है, शादी के बाद ख़वातीन कहती हैं कि हमारे लिए ना तो जॉब कर सकती हैं हम, ना स्टडी कर सकती हैं, घर ही घर होता है। आपके हस्बैंड की, आपके घर वालों की कितनी सपोर्ट थी, कितना उन्होंने आपको इनकरेज किया, जिस वजह से आज आपने CSS में इतना बड़ा मार्का मार लिया? बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। ऐसा वाकई में होता है, और स्पेशली जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा होता है। मैं अगर अपने गांव की बात करूँ तो मेरे गांव में मैट्रिक तक भी एजुकेशन लड़कियाँ बहुत मुश्किल से हासिल करती हैं। लेकिन मेरे साथ पहले तो मेरे वालिद साहब की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी कि मैंने उनको जैसे जैसे बताती कि मैंने ये पढ़ना है, मैंने डिग्री ये करनी है, वो मुझे सपोर्ट करते चले गए। देन आफ्टर आई गॉट इंगेज तो मेरे हस्बैंड, ही इज़ अ वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन, उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम चैनल बनाओ, लोगों को गाइड करो, और उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं CSS तुमने करना है। क्योंकि CSS की तैयारी के दौरान मेरी डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स भी होती रही। आप प्रिपरेशन इतनी कर लेते हो कि आपको बाकी आप जनरल रिक्रूटमेंट के जो टेस्ट हैं वो देते रहते हो और वो क्वालिफाई होते रहते हैं। तो मेरी 6 गवर्नमेंट जॉब्स हो गई थी, जिनमें से 2 BPS 17 की थी। अब BPS 17 ही CSS भी है और BPS 17 की वो जॉब्स भी मिल गई थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, डोंट सेटल फॉर लेस, CSS तुम्हारा एम है, तुमने वही करना है। तो पहले क्या सपोर्ट थी, शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही मेरे हस्बैंड की, और अब भी है और मज़ीद भी रहेगी, इस बारे में तो आई एम रियली श्योर। CSS का इम्तिहान पास करने के बाद नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होते हैं, कहाँ पर इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, इंटरव्यूज़ में क्या पूछा जाता है, किस तरह कॉन्डक्ट होता है, क्या उसकी तैयारी के लिए भी किसी अकेडमी को ज्वाइन करना होता है? अच्छा, देखिए CSS की अगर बात करूं स्पेसिफिकली, लेकिन बाकी भी जनरल रिक्रूटमेंट के जो भी टेस्ट होते हैं उनमें आपका जो नॉलेज टेस्ट होता है वो आपके टेस्ट या उन एग्ज़ाम में हो चुका होता है। एज फार एज द इंटरव्यू इज़ कंसर्न, तो इंटरव्यू बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस का, आपके बॉडी लैंग्वेज का टेस्ट होता है कि आप किस तरह से बात कर पा रहे हो, आप क्या अपनी बात कन्वे कर पा रहे हो या नहीं, और आप कितने कॉन्फिडेंट हो। तो जो लोग ये समझते हैं कि वो इंटरव्यू में गए लेकिन इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं हुआ और बाद में उनकी फिर भी जॉब हो चुकी होती है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस मिस कर चुके होते हैं, वो भी यही बता रहे होते हैं कि बेसिकली ये आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट होता है, आपका नॉलेज ऑलरेडी टेस्ट हो चुका होता है। तो इंटरव्यू के लिए बेहतर ये है कि आप किसी से मिल लें जो ऑलरेडी जॉब में हैं, आप उनसे पूछ लें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको एक गाइडलाइन मिल जाए। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अकेडमी ज्वाइन करें, आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आसान तरीका यही है, आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं, आप खुद से क्वेश्चंस पूछें, उनका जवाब दें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपके कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उनमें कुछ इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं साइकोलॉजिकल, जिनमें सेंटेंस करेक्शन वगैरह, स्टोरी मेकिंग वगैरह, और उनसे आपकी बेसिकली साइकी का टेस्ट हो रहा होता है। फिर कुछ ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होती हैं, आपको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग होती है, 2 मिनट के लिए आपको एक अनसीन टॉपिक दिया जाता है और आप फिर 2 मिनट उस पर सोच के वापस आके बोलते हैं। फिर ग्रुप डिस्कशन होती है, कोई टॉपिक आपको दिया जाता है और सारे ग्रुप डिस्कशन उस पर करते हैं, अपने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर एक और टास्क ये होता है कि आपको कमांड टास्क दिया जाता है कि आपको कोई डिस्ट्रिक्ट DC वगैरह बना दिया जाता है या फॉरेन ऑफिस से रिलेटेड कोई डेजिग्नेशन आपको दे दी जाती है और आप बाकी के मेंबर्स को बताते हैं कि ये एक इशू है, हमने मिल के सॉल्व करना है, उनका आप इनपुट लेते हैं। तो ये कुछ टास्क होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में आते हैं। उसके बाद साइकियाट्रिस्ट के साथ, जो कि 3 का पैनल था हमारी दफ़ा में, साइकियाट्रिस्ट के साथ इंटरव्यू होता है 15 to 20 मिनट्स का, और उसके बाद 2-3 दिन छोड़ के आपका फाइनल इंटरव्यू होता है जो कि FPSC के पैनल के साथ होता है। ठीक है, फॉरेन सर्विसेज के लिए आपका इंतखाब हुआ, आपको एलोकेट किया गया, तो इस बारे में बताएं कि आपका अपना पर्सनल कितना इंटरेस्ट है, एक्साइटमेंट का लेवल क्या है, आपके घर वालों का, आपके विलेज का, और अपने विलेज के बारे में भी कुछ बताएं। बेसिकली मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यही थी कि मैं फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जाऊं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेशन मिली जी। मैं यही चाहती थी कि मुझे एलोकेशन मिले फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि CSS अगर मैंने करना ही था तो मैं ये चाह रही थी कि मुझे एक्सपोजर मिले जितना ज़्यादा हो सकता है, और फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म था, क्योंकि आपको मौका मिलता है कि आप मुल्क से बाहर जाकर मुल्क
स्कूल को रिप्रेजेंट करूँ, और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की। इसको लेकर मेरी फैमिली, हस्बैंड, पेरेंट्स सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और अगर मैं अपने गांव की भी बात करूं तो गांव के लोग भी ऑल्दो वो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा नहीं फोकस देते, स्पेशली गर्ल्स की एजुकेशन को, लेकिन जब बात होती है मेरी तो वो बहुत ज़्यादा फ़ख्र से बात करते हैं। इवन CSS क्वालिफाई करने के बाद जब मैं अपने गांव भी गई तो सब ने यही कहा कि हमारे बच्चों को भी आप गाइड करें, आप इनके लिए रोल मॉडल हैं। तो वो एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल एलिमेंट था एंड इट मेड मी फील रियली रियली हम्बल। सिविल सुपीरियर सर्विसेज मतलब ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं जो CSS पास करके इस तरह एलोकेट होते हैं। पब्लिक में ये रुझान है कि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं होते, ये बराए नाम होते हैं। आप किस मोटिव के साथ जा रही हैं मतलब कि एलोकेशन के बाद कि आप पब्लिक को किस तरह सर्व करेंगी? क्या आप भी अक्सर जो दीगर CSS एस्पायरेंट्स होते हैं जब वो एलोकेट होते हैं तो फिर वो बराए नाम पब्लिक सर्वेंट रह जाते हैं? आपने क्या सोचा होगा? आपकी बात बिल्कुल ठीक है और ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा है। वो एक अफसरशाही का कल्चर जो कि मैं ये समझूंगी कि ब्रिटिश लेगेसी है जो हम लोगों में भी आई, नहीं होना चाहिए। वाकई में इस तरह से है कि सिविल सर्वेंट्स हैं तो सिविल सर्वेंट्स ही रहना चाहिए, लोगों की खिदमत ही करनी चाहिए। मैं अपने अगर ग्रुप की डोमेन की बात करूँ तो मेरी डोमेन यही है कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है बाहर डिफरेंट फोरा पे। तो मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान के अंदर है, कभी जब भी मैं पाकिस्तान के अंदर सर्व कर रही हूँ तो जिस किसी को भी मेरी मदद की ज़रूरत हो, जहाँ पे भी गाइडेंस की ज़रूरत हो वो मैं करूँ, क्योंकि मैं पिछले तकरीबन 2.5 साल से ये करती भी आ रही हूँ और मज़ीद भी मेरी तो यही मोटिवेशन है, मैंने इसी तरह से करना है। अक्सर कहा जाता है कि खाना पीना भी छोड़ दिया जाता है, बल्कि ये कहा जाता है कि एक कमरे में खुद को बंद कर लो और कमरे से बाहर ना हो, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दो, सारा दिन किताबें पढ़ो, अखबार देखो, सर्च करो। क्या ये सब भी आपने किया या करना पड़ता है? नेसेसरी है ये करना तो पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सिलेबस बहुत वास्ट है, आपको सारा सिलेबस कवर करना होता है, लेकिन ये है कि आप बिल्कुल ही दुनिया और माफिया से खुद को कट ना कर लें। आप तैयारी करें, आप साथ में डेली बेसिस पे अपने लिए स्पेशली अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें। आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालें या फिर थोड़ी सी देर के लिए बाहर वॉक के लिए चले जाएं, इंसान का माइंड फ्रेश हो जाता है, ऐसा ज़रूर है। और इवन मेरे साथ भी इसी तरह से हुआ करता था। मेरी बहनें घर पर आती थी, वो कहती थी घर आओ तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता, तुम हमें टाइम नहीं दे रही होती। लेकिन अभी रिसेंटली मेरी बहन से मेरी बात हो रही थी, वो कह रही थी वाकई में तुम हमें टाइम नहीं दे रही थी, लेकिन उसका आउटकम जो है अब नज़र आ रहा है कि अब वाकई में अब सबको टाइम दो और अब घूमो फिरो। तो मेहनत का सिला मिलता है। मेहनत इतनी ज़्यादा करनी तो पड़ती है क्योंकि अगर आप 6 या 8 महीने दे रहे हो CSS की प्रिपरेशन को तो आपको डेली के काफ़ी सारे घंटे, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन आपको स्टडीज़ को देना पड़ता है टाइम काफ़ी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।